अपने रूम में आते ही उसने दरवाज़ा पटकने के से अंदाज में बंद किया। वो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। ज़िंदगी में पहली बार वो अपनी माँ को किसी चीज़ के लिए इनकार करके आया था। ना सिर्फ इनकार बल्कि उनकी नाफरमानी करके आया था। वो थका थका सा फ्रेश होने की बजाय वहीं सोफे पर बैठता सिगरेट सुलगा गया। हवा में उड़ते धुएं के साथ साथ उसकी परेशानी भी जैसे उसके धुएं में उड़ती जा रही थी। वो परेशान रहने का आदी नहीं था। उसे सिर्फ आज तक एक ही बात परेशान करती आई थी, वो उसके मॉम डैड की नाराज़गी होती थी जो कि वो किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्या हुआ आपको इकबाल? ईरज ने उसके चेहरे पर परेशानी का तासुर देखकर पूछा। नहीं, बस कुछ नहीं। वो जब से रूम में आए थे ऐसे ही परेशान से थे। कुछ तो हुआ है, बस सोच रहा हूँ। आलम भाई ठीक कहते हैं, परदेस परदेस ही होता है। उससे जितनी वफा निभा लो मगर कहलाते बेवफा ही है। वो अफसुर्दा से बोले। क्या हुआ इकबाल? मुझे साफ साफ बताएं, मेरा तो दिल होले जा रहा है। गबन का केस कर दिया है मुझ पर, जैसे इकबाल खान ने जैसे उनके सर पर धमाका किया था। व्हाट? मगर एकदम से कैसे वो ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? आप तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे। इसी बात का तो फ़ायदा उठाया है। बाकी की तफसील तो जाकर ही मालूम हो सकती है। वो अचानक से कमज़ोर नज़र आ रहे थे। ईरज ने एक भरपूर निगाह उन पर डाली। परेशान मत हो, आप वहाँ जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ईरज उन्हें तसल्ली देने को बोली। अलबत्ता दिल उनका भी बार बार डूब रहा था। सो जाएं आप। उन्हें दवाई देने के बाद सोने का कहती वो खुद भी बेड की दूसरी तरफ लेट गई, मगर नींद उन दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। जैसे अब जहाँ ये दोनों परेशानी में जाग रहे थे वहीं कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चलने पर मौजूद कमरे में उनकी इकलौती औलाद का भी कुछ यही हाल था। मगर फ़र्क सिर्फ एहसासात का था। जहाँ उन्हें परेशानी के एहसास ने नींद से दूर रखा था वहीं उसे एक नए एहसास ने जगाए रखा था। अरीन मीर फॉरेस्ट, एक ऐसा जंगल जो अपने साए में बहुत से लोगों को तपती धूप से बचाता है। फिर मंजर तब्दील हुआ। उसे मॉल का मंजर दिखाई देने लगा। नायाब चीज़ें पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। उसके अल्फाज याद आने पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया। इतने भी बुरे नहीं हैं। वो खिड़की के पार देखती खुद से हम कलाम हुई। किसे सोच सोच कर मुस्कुराया जा रहा है? हाइना की अचानक आमद पर वो बुरी तरह से सटपटाई, क्योंकि किसी को नहीं, बस ऑस्ट्रेलिया को याद कर रही थी। सॉरी अरीन, हाइना शर्मिंदा सी बोली। किस लिए? मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गया था। भाई भी मुझसे नाराज़ है मॉल वाली हरकत पर। उसने मुंह लटका कर कहा कि उसकी बात पर अरीन को हैरत हुई। वो क्यों नाराज़ है? मैंने तुम्हारे मामले में गैर जिम्मेदारी से काम लिया। अगर तुम इधर उधर कहीं चली जाती तो बस इसलिए भाई नाराज़ हैं। क्या मैं उनके लिए इतनी अहमियत रखती हूँ? ऑफ कोर्स अरीन डियर, तुम हमारी कज़न हो। हाइना ने उसे खुद से लगाया। उसकी और अरीन की उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का फ़र्क था, मगर वो उसे कोई छोटी और मासूम बच्ची ही लगती थी। रात गुजरती जा रही थी मगर सब्ज़ हवेली के हर कमरे में एक अलग ही कहानी चल रही थी। कोई खुश था तो कोई गमगीन, और कहीं तल्ख कलामी रवां थी। मैं आपसे पूछ रही हूँ खान साहब, वो बेचैनी से इधर उधर टहलती बोली। बता दिया है मैंने आपको, मैं आधे शेयर ज़रीन के नाम कर चुका हूँ। आलम खान ने पुरसकून अंदाज में कहा। लेकिन क्यों? शरई तौर पर भी इकबाल का कोई हिस्सा नहीं बनता। वो लेप पालक है और लेप पालक औलाद का कोई हिस्सा नहीं होता। ओ जस्ट शट अप इलियाना, ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं। जो कुछ इकबाल को मिला है वो उसका हक था। वो लेप पालक है लेकिन लावारिस नहीं, मेरी फुफ्फो का बेटा है। और जो कुछ फुफ्फो का हिस्सा था वही डैड ने इकबाल के नाम किया। आप खामोश हो जाओ, थक गया हूँ मैं आपकी इस फजूल की चकचक से। आप जानती हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। पेपर वर्क भी हो चुका है। अब सो जाएं आप, नहीं तो जा सकती हैं आप यहाँ से। आराम करना है मुझे। उनके नागवारी से कहने पर वो पैर पटक कर अपनी साइड पर आकर लेट गई थी। अब जो करना है वो तुम्हें ही करना है लियाना। दिमाग के ताने बाने जोड़ती सुबह का बेचैनी से वो इंतज़ार करने लगी। मुसलसल बजते फ़ोन से वो बमुश्किल अपनी आंखें खोल पाई थी। फ़ोन पर अलीना का लिंक देखकर वो अटेंड कर गई। हेलो, मैंने तुम्हें एक पिक्चर सेंड की है, वो देखो और जल्दी से यूनिवर्सिटी आओ। दूसरी तरफ से अलीना की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी थी। खैरियत तो है? वो हवास बागता हुई। पहले तुम पिक्चर देखो। ओके, उससे कहकर वो जल्दी से अपना व्हाट्सएप खोल गई, जहां अलीना ने उसे उसकी और अरमान की एक पिक्चर भेजी थी। ये वही कल वाला मंजर था जब अरमान ने उसे गिरने से बचाया था। तस्वीर से ज़्यादा तस्वीर में मौजूद कैप्शन पढ़कर उसे तैश आया, जहाँ लव वर्ड्स के आगे कुछ दिल वाले इमोजीज मौजूद। तुम सबको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तैश से कहती वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी और जल्दी यूनिवर्सिटी चूंकि उसे पहुंचना था। आज तो मेरी बेटी जल्दी उठ गई। शमीम उसे वक्त पर यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्मल सा तैयार देखकर खुशगवार हैरत लिए बोली। जी अम्मा, लेकिन आज भी टाइम नहीं, मुझे आज जल्दी निकलना है, किसी की क्लास लेनी है। क्या मतलब? लेक्चरर नहीं है जो तुम क्लास लेने लगी?
उफ, एक तो मेरी भोली अम्मा, इतने सवाल मत पूछा करें, मुझे ही उल्टे जवाब निकलते हैं मुंह से। अच्छा चलो नाश्ता तो कर लो। वो उसे बैग उठाकर बाहर निकलते देखकर बोली, मैं यूनिवर्सिटी से ही कुछ खा लूँगी, न जाने क्या होगा मेरी बच्ची का, या अल्लाह हिफाजत करना तो इसकी। शमीम उसकी पुश्त देखकर बोली जो अब जा चुकी थी। यूनिवर्सिटी पहुँचते उसे हर स्टूडेंट खुद को अजीब नज़रों से देखता महसूस हुआ। कंट्रोल रानीन, अलीना उसका सुर्ख चेहरा होता देखकर बोली, जबकि वो अपने शिकार को मुतलाशी निगाहों से देख रही थी। जब वो उसे सिकंदर और बाकी कुछ लड़कों के साथ खड़ा दिखाई दिया, इसे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, अलीना से कहती वो तैश के आलम में अलमान की तरफ बढ़ी। ओए भाई, मगर तासुरात कुछ गंभीर मालूम होते हैं। सिकंदर ने उसे आता देख अलमान के कान में कुछ कहा, जिस पर अलमान उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। आज वो मूव सूट में किसी को भी जेर कर सकती थी। घटिया इंसान, उसकी तेज घुर्राहट से वो होश की दुनिया में लौटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, समझते क्या हो तुम मुझे और खुद को, हाँ? उसका गिरेबान थामे चिल्लाई, ए छोड़ो इसे, रानीन छोड़ो उसे, उसमें अलमान की क्या गलती है? अलीना ने बात संभालना चाहिए, सब इसी की गलती है। तुम्हें क्या लगता है ये सब किसने करवाया होगा? ये सब इसी ने ही किया है। बोलो, तुमने ही मेरी पिक्चर वायरल करवाई है ना? वो बुरी तरह उस पर झपटती, उसकी आंखों में आंखें डाले गुर्राती। सबके बीच में उस लड़की के हाथों खुद को बेइज्जत होते देखकर अलमान बमुश्किल जब्त कर रहा था। तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है? रुको ज़रा सिकंदर, मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर सारी पिक्चर सोशल मीडिया से डिलीट चाहिए, और जिसने भी ये हरकत किया वो मेरी आंखों के सामने हो। 2 मिनट है तुम्हारे पास। वो खुद पर जब्त किए धाड़ा, और ठीक 5 मिनट बाद सिकंदर किसी लड़के को घसीटता उसके सामने हाजिर हुआ। ये उनका जूनियर इशफाक नामी लड़का था, जो अपनी फजूल एक्टिविटीज़ की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। मुझे माफ़ कर दें, मैंने सारी पिक्चर्स डिलीट करवा दी। वो घबराया सा बोला, जाओ और आइंदा नज़र मत आना मुझे, नहीं तो। उसके ढारने पर वो सहम कर 2 कदम पीछे हुआ, जबकि अलमान अब हैरान खड़ी रानीन की तरफ मुड़ा। मैं इस यूनिवर्सिटी में 3 साल से पढ़ रहा हूँ, मुझे खुद को वायरल करने के लिए इन फजूल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहता वो आगे बढ़ गया। बहुत जज्बाती हो तुम, देखा किस तरह शर्मिंदगी का सामना हुआ है तुम्हारे इस जज्बातीपन के पीछे हमें, अलीना अफसोस से बोली, जबकि रानीन का दिल किया कि ज़मीन फटे और वो समा जाए उसमें। अम्मा, मुझे वकील बनना है यार। वो तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि तुम नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वकीलों को जज्बात से ज़्यादा अक्ल से काम लेना होता है, हर नुक्ते को अच्छे से समझ कर पेश करना होता है। तुम्हारी तरह से मुंह उठाकर कोई बात नहीं करते हैं वो, और ये बात सिर्फ वकीलों को नहीं बल्कि हर इंसान को सोचनी चाहिए। वो मुहावरा है ना कि पहले तोलो फिर बोलो। अपनी माँ के कुछ दिन पहले कहे गए अल्फाज उसके जहन में गूंजे। आज वाकई उसे उसके जज्बातीपन में कहे गए अल्फाज पर पछताना पड़ रहा था। आज उसने कोर्ट देर से जाना था। घड़ी उस वक्त सुबह के 9 बजा रही थी जब उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाए, वो सिगरेट का कश लगाए बोला कि दरवाजे से आते शख्स को देखते ही उसने सिगरेट कुचलकर ज़मीन ऐश ट्रे में। चाचू आप? उनकी आमद हाजिम के लिए गैर मुतवक्को थी, जबकि उसके सिगरेट को चलने पर इकबाल साहब मुस्कुराए। उस लम्हे अपने जहन में आए ख्याल पर फ़ख्र महसूस हुआ। क्यों भाई, चाचू नहीं आ सकते क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, आइए, आपका अपना घर है। वो उन्हें सोफे की तरफ बैठने का इशारा करता खुश अखलाकी से बोला, दरअसल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। कुछ देर इधर उधर की बातों में वो मुद्दे पर आए थे। अब जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मेरी बात गौर से और ठंडे दिमाग से सुनना बेटा। शायद जो बात मैं तुमसे करूँ वो तुम्हारे लिए खुशगवार साबित ना हो, मगर मैं चाहता हूँ तुम्हारा और अरीन का निकाह हो जाए। उन्होंने जैसे धमाका किया, ऐसा मुमकिन नहीं। कुछ देर की खामोशी के बाद उसकी सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर कोई एतराज़ है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मेरी पूरी बात ज़रूर सुन लो, फिर जो फैसला करो। मैं जानता हूँ एक बेटी के बाप की हैसियत से मुझे ये बात जेब नहीं देती, लेकिन मैं इस लम्हे सिर्फ एक बेटी का बेबस बाप ही नहीं बल्कि तुम्हारे चाचू की हैसियत से तुमसे बात करने आया हूँ। इकबाल खान संजीदगी से बोले, मुझसे क्या चाहते हैं आप? हाजिम ने मुअद्दब अंदाज में पूछा। देखो हाजिम, मैंने आलम भाई से और बाबा से ये वादा किया था कि हम ये रिश्तेदारी मजबूत बनाएंगे। मेरा तो कोई बेटा नहीं हुआ, लेकिन खैर से आलम भाई को अल्लाह ने 2 बेटे दिए। क्योंकि हन्नान अभी छोटा है, वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं, तो आलम भाई ने मुझसे कुछ दिनों पहले ही तुम्हारी और अरीन के रिश्ते की बात की थी। उस वक्त मैंने इनकार कर दिया।
क्योंकि इलियाना भाभी की अपने लिए नापसंदीदगी से वाकिफ़ हूँ मैं, मगर कल मैंने बाय चांस तुम्हारी और उनकी बातें सुन ली। मुझे अच्छा लगा तुमने मेरी बेटी को इस्तेमाल करने की बजाय पहली बार अपनी वालदा की मुखालफत की। मेरा दिल कहता है कि अरीन तुम्हारे साथ खुश रहेगी। तुम इस बारे में ज़रूर सोचना और मुझे आज रात ही जवाब दे देना, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। वो मायूसी से बोले कि हाजिम जो उनकी बात गौर से सुन रहा था, उनके आखिरी अल्फाज पर ठिठका। मतलब कोई परेशानी है? हाँ, क्या हुआ आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपके काम आ जाऊं। तुम क्या, कोई भी मेरे काम नहीं आ सकता सिवाय मेरे रब के जो हर चीज़ पर कादिर है। मेरे पाकिस्तान आते ही मेरे ऊपर गबन का इल्ज़ाम लगा दिया गया। मुझे जल्द अज जल्द ऑस्ट्रेलिया जाना है ताकि कुछ कर सकूं, मगर मैं अरीन को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इकबाल खान की बेबसी उनकी परेशानी में पड़ी लकीरों से वाज़ेह थी। आप परेशान ना हो चाचू, मैं देखता हूँ ये सब। हाजिम उनका बाजू थपथपाए तसल्ली बख्श अंदाज में बोला, जबकि वो उसकी बात पर फीका सा मुस्कुरा कर सोचों में डाले उसे कमरे से वॉकआउट कर गए थे। अभी उन्हें गए कुछ ही देर गुजरी थी जब दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और लैला दाखिल हुई अंदर। सर मैडम लॉन में बेहोश हो गई हैं। व्हाट? उसकी बात सुनते ही वो भागने के से अंदाज में पीछे की तरफ बढ़ा उसकी बात सुनते ही वो भागने के से अंदाज में नीचे की तरफ बढ़ा और लॉन में पड़ी नाजुक से इलियाना को उठाए उसने उनके कमरे का रुख किया। डॉक्टर को बुलाओ। उसके ऑर्डर पर लैला फौरी से बाहर निकलती डॉक्टर को कॉल मिला गई। कुछ ही देर में डॉक्टर इलियाना को कुछ दवाइयाँ लिख कर देती। हाजिम के हमरा बाहर आए। आई थिंक डिप्रेशन का इशू है, कोई बात है जो इन्हें तंग कर रही है। ख्याल रखो हाजिम, इस उम्र में डिप्रेशन अच्छा नहीं होता। उनकी बात पर वो अफसोस से सर हिला गया। दिल ही दिल में खुद को कोसा, वजह तो वही था इस सब की। मैं ख्याल रखूंगा। डॉक्टर को बाहर छोड़ने के बाद वो उनके रूम में वापस आया जहां वो बेड से टेक लगाए बैठी थी। लैला को फ्रूट की प्लेट पीछे करने का कह रही थी वो। तुमने सुना नहीं, मुझे नहीं खाना। उनकी गरज से लैला खुद साख्ता 2 कदम पीछे हट गई जब हाजिम ने उस प्लेट को साइड टेबल पर रखने का इशारा किया, जिस पर वो फ्रूट की प्लेट साइड टेबल पर रखे बाहर निकल गई। कुछ खा लें। शर्मिंदगी से सर झुकाए माँ के आगे वो फ्रूट की प्लेट कर गया। नहीं खाना मुझे, और ये झूठी हमदर्दियाँ मत जताओ। कल देख चुकी हूँ तुम्हें, कितनी मोहब्बत है तुम्हें अपनी माँ से। वो रुख फेरे तल्खी से बोली, क्या चाहती हैं आप? हाजिम एक सर्द सांस लिए बोला, बता चुकी हूँ, मुझे अरीन से सारे शेयर्स चाहिए, और यह एक ही सूरत में मुमकिन है जब तुम या हन्नान में से कोई एक उससे निकाह कर ले, उसे अपना बना ले। इलियाना गर्दन अकड़ाई बोली, मैं अरीन से निकाह के लिए तैयार हूँ। बहुत सोचने समझने के बाद उसने अपना फैसला सुनाया, मगर दिल अब भी कहीं बेचैन था। हर रास्ता उस पर जाकर रुक रहा था, मगर उसका दिल, वो तो उसके दिल में कहीं नहीं थी। फिर कैसे वो उसे अपना सकता था? रियली? इलियाना खुशी से चहक कर बोली, जी ठीक है, फिर मैं तैयारियां शुरू करती हूँ। वो चहक कर कहती फ़ौरन से बेड से नीचे उठी, जबकि हाजिम पुरसोच सा हमजा की आई कॉल अटेंड करने लगा। कहाँ हो? कॉल अटेंड करते उसने पहला सवाल यही किया। उस लम्हे वही एक था जो उसकी उलझन को दूर कर सकता था, या कुछ कम। सर आपके रूम के बाहर खड़ा हूँ, हमजा की मुअद्दब आवाज़ गूंजी। ओके, यक लफ्ज़ी जवाब देते वो अपने रूम की तरफ बढ़ा जहाँ हमजा उसे पहले से ही रूम के बाहर खड़ा साफ दिख रहा था। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में तुम्हारा काम सिर्फ 2 दिन का था और आज चौथा दिन है, हाजिम सर्द लहजे में कहता रूम का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ। उसके लहजे की तरह उसका कमरा भी सर्द था, जिसका एहसास हमजा को एक कदम अंदर रखने पर हुआ। मेरे ख्याल में तुम्हारा काम सिर्फ 2 दिन का था और आज चौथा दिन है, हाजिम सर्द लहजे में कहता रूम का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ। उसके लहजे की तरह उसका कमरा भी सर्द था, जिसका एहसास हमजा को एक कदम अंदर रखते ही हो गया था। सॉरी सर, और क्या डिटेल्स हैं? अब वो सोफे पर रिलैक्स अंदाज में बैठा था, जबकि हमजा उसे सारी डिटेल्स देने लगा। गुड, ये काम इसी तरीके पर ही होना था। अब तुम जाओ, रेस्ट करो। अपनी उलझन खुद ही हल करने का सोचकर वो उसे जाने का इशारा कर गया। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? तुम्हारा ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका है, हाजिम ने कंधे उचका कर कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। कोई परेशानी है क्या? मेरा दोस्त कुछ परेशान मालूम होता है। हमजा के पूछने पर उसने एक गहरा सांस लिया और उसे सारी सूरत हाल बताई, जिस पर वो हैरत के मारे काफ़ी लम्हे खामोश रहा। फिर कुछ देर बाद कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी, तुम क्या चाहते हो? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जो हो रहा है। एक तरफ मोम की ज़िद है तो दूसरी तरफ चाचू की दरख्वास्त। देखो हाजिम, हर चीज़ में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। हर रास्ता सिर्फ तुम्हारे निकाह पर आकर रुक रहा है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह का नाम लेकर फ़िलहाल निकाह कर लो, बाद में अगर कोई मसला हुआ तो देखा जाएगा। हमजा कंधे उचका कर बोला तो उसके कहने पर हाजिम सर इस बात में हिला गया। मैं चाचू से मिलकर आता हूँ, उससे कहकर
वो इकबाल खान के कमरे की तरफ बढ़ गया। कहीं जा रहे थे? वो जो अपने कमरे से निकल रहे थे, अपने पीछे से आती उसकी आवाज़ पर ठिठके, नहीं नहीं आओ बेटा, मुझे 10 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना है चाचू, इसलिए मैं आपसे दो टोक बात करना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। उसने जैसे इकबाल खान को दूसरी ज़िंदगी दे दी थी। मेरे पास अल्फाज नहीं है हाजिम, तुमने मुझे पुरसकून कर दिया। मैं कल की फ़्लाइट बुक करता हूँ। इकबाल साहब खुशी से उसके गले लगे बोले, लेकिन चाचू इतनी जल्दी पेपर वर्क होना नामुमकिन है। वो हैरान था उनकी जल्दबाजी पर। पेपर वर्क किस लिए? निकाहनामा और अरीन की डिटेल्स टाइप, उसने कुछ झिझक कर कहा, जिस पर इकबाल खान बेसाख्ता मुस्कुराए। नहीं बेटा, उसकी ज़रूरत नहीं। अभी पेपर वर्क के लिए बहुत सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, जिसमें ज़रा वक्त लगेगा। इकबाल साहब कुछ देर को ठहरे। इसलिए आप चाहते हैं कि हम ओरल निकाह कर लें? हाजिम के कहने पर वो चौंके। वो उनकी सोच से कहीं ज़्यादा समझदार था। तुम शरई निकाह के बारे में जानते हो? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं एक लॉयर हूँ। उसके अंदाज पर इकबाल खान मुस्कुराए। देखो बेटा, मुझे पता है तुम्हें ये सब फ़िलहाल गलत लग रहा है, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझे जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया जाना है कि एक बार ये मसला हल हो जाए, फिर इंशाल्लाह बहुत धूमधाम से तुम्हारा और अरीन का हम निकाह फिर से करवाएंगे। ऐसे में आलम भाई भी खफा नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम इस निकाह को खुफिया ही रखो। मुझे भी यही मुनासिब लगता है। वो उनसे कहता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिलहाल हालात जिस तरह चल रहे थे उन्हें ऐसे ही चलने देना था। मैम आपको कुछ चाहिए? लैला की आवाज़ पर वो मसरूफ़ सी पलटी। बस डैड के लिए कॉफ़ी बनाने आई थी, अब बन गई है। वो मुस्कुरा कर बोली, जी मगर आप मुझे कह देती। नहीं, दरअसल डैड को सिर्फ मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद है और आप हर वक्त काम करती रहती हैं, इतना सा तो काम मैं भी कर सकती हूँ ना। उसके अपनायत से कहने पर लैला ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। न जाने कितने अरसे बाद किसी ने उसके एहसास में दो लफ्ज़ बोले थे। कॉफ़ी के अलावा कुछ और चाहिए आपको? वो नरमी से बोली कि उसकी बात पर अरीन मुस्कुराकर सर नफ़ी में हिलाती इकबाल साहब के कमरे की तरफ बढ़ी। वो जो अपनी धुन में मोबाइल पर मसरूफ़ सा आ रहा था, अचानक उसके सामने आने पर उसे टकराया और अचानक उफ्ताद पर अरीन के हाथों से कॉफ़ी का कप उछल कर उसके कपड़ों पर गिरा। व्हाट द, उसके चिल्लाने पर वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई। देख कर नहीं चल सकती तुम? सॉरी, आई एम सॉरी। वो खौफज़दा सी आंखें बंद किए बुड़बुड़ाई कि उसकी कप का पहाड़ पर हाजिम ने गौर से उसे देखा। उस वक्त उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। वो कोई बिल्कुल छोटी सी मासूम बच्ची लग रही थी। घर में इतने मुलाजिम और मेड्स हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है झांसी की रानी बनने की? जब कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकती तो करती क्यों? मारे गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। वो उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग मिस करवा चुकी थी। आई एम सॉरी। अब के उसके अंदाज में मज़ीद धीमापन था, जिसे वो नज़रअंदाज करता आगे बढ़ गया।